A very good day to you all. Today we will study the agricultural regionalization by Jonasson. आज हम जोनासन द्वारा कृषि प्रदेश सीमांकन का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कृषि प्रदेश की जो अवधारणा है वो कृषि के अध्ययन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणा है, क्योंकि कृषि प्रदेशों का सीमांकन करके हम कृषि में क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं और कृषि में विकास के लिए जो नियोजन करना है उसके लिए भी कृषि प्रदेश सीमांकन या कृषि जो प्रदेश हैं, विभिन्न प्रकार से जो कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है विभिन्न मानदंडों से, वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। हमने ये देखा कि विभिन्न ज्योग्राफर्स और इकोनॉमिस्ट्स ने विभिन्न क्राइटेरियाज पे एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन किया है। विटलसी ने वर्ल्ड को डिफरेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया है। हंटिंगटन ने वर्ल्ड को डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन्स ने डिवाइड किया है और जोनासन ने भी विश्व को कृषि प्रदेशों में सीमांकित किया है। जैसे कि हंटिंगटन ने कहा, जोनासन ने भी फिजिकल फैक्टर्स को कृषि को इफ़ेक्ट करने वाला प्रमुख फैक्टर माना है। उन्होंने किसी क्षेत्र की जलवायु और किसी क्षेत्र का जो धरातलीय स्वरूप है उसे मानदंड माना है और यह कहा है कि उस क्षेत्र की जलवायु और उस क्षेत्र की जो ग्लोब पर स्थिति है वो डिसाइड करती है कि उस क्षेत्र में किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाएंगे और किस तरीके की वहाँ की एग्रीकल्चर पैटर्न्स होंगे या एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी होगी। तो जोनासन ने भी भौतिक कारकों को कृषि प्रदेश सीमांकन का मानदंड माना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण और जलवायु अनुकूलता के अनुरूप ही कृषि का कैरेक्टराइजेशन होता है किसी क्षेत्र में, और उन्होंने इन्हीं दोनों बेसिस के ऊपर विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। जोनासन ने विश्व को 4 वृहद कृषि प्रदेशों और 3 संक्रमण प्रदेशों में विभाजित किया है। जोनासन के जो 4 वृहद कृषि प्रदेश हैं वह हैं, पहला उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। नाउ जोनासन ने जो एग्रीकल्चरल या क्लाइमेटिक बेसिस पे जो वर्ल्ड को डिवाइड किया, उन्होंने ये देखा कि कौन से एरियाज़ हैं जो लाइफ या लिविंग के लिए ईजी एरियाज़ हैं, जहाँ पर कि पॉपुलेशन ईज़िली सस्टेन कर सकती है, और ऐसे एरियाज़ को उन्होंने लिविंग एरियाज़ कहा या जीवन प्रदेश कहा। और वो एरियाज़ जहाँ पे कि लाइफ की सस्टेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है या लोगों को निवास जो करते हैं, जो हैबिटेट्स हैं, वहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं, कृषि बहुत आसानी से नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों को उन्होंने मृत प्रदेशों का नाम दिया और उन्होंने पूरे विश्व को 2 जीवन प्रदेशों और 2 मृत प्रदेशों में विभाजित किया और इस तरीके से उन्होंने अपने 4 वृहद प्रदेश निर्धारित किए हैं। तो पहला जो उनका वृहद प्रदेश है वह है उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। उन्होंने ये कहा कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है और अच्छी क्वांटिटी में होती है। उसके साथ साथ ही वहाँ के जो तापमान रहते हैं
वो भी वर्ष भर ऊंचे रहते हैं। इन क्षेत्रों में सदाबहार प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो ये क्षेत्र जीवन की ग्रोथ के लिए या लाइफ सस्टेनेंस के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में अगर कृषि भूमि उपलब्ध हो तो इन क्षेत्रों में कृषि कार्य आसानी से हो सकते हैं और कृषि उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वांटिटी में। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये कहा क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक उष्ण आर्द्र क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर कृषि के अनुकूल जलवायु रहती है, तो यहाँ पर फसलों के प्रकारों में भी बहुत विविधता पाई जा सकती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलों के साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के फलों और मसालों का भी उत्पादन हो सकता है और विभिन्न प्रकार की मुद्रादायिनी फसलों का भी यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है अगर सही एग्रीकल्चरल लैंड और सही एग्रीकल्चर मेथड्स का उपयोग किया जाए। अगर साइंटिफिक मेथड्स से साइंटिफिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कृषि के लिए बहुत अनुकूल क्षेत्र हैं। जो उन्होंने सेकंड वृहत प्रदेश बताया जोनासन ने, वह था उष्ण एवं उपोष्ण मृत प्रदेश या गर्म मरुस्थल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मृत प्रदेश जोनासन के अनुसार वह प्रदेश हैं जहाँ पर कि लाइफ का सस्टेनेंस डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर तापमान बहुत उष्ण है, जहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत सीमित और बहुत कम है। इनकी वजह से इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विकास बहुत कम है या उन जीवों का जीवन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ लाइफ सस्टेनेंस डिफ़िकल्ट है वो मृत प्रदेश हैं। और जोनासन के अनुसार जो गर्म मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं पाँचों छयों कॉन्टिनेंट्स में, वो उष्ण एवं उपोष्ण मृत प्रदेशों की संख्या में आते हैं। इनमें हम नॉर्दर्न अमेरिका के कैलिफोर्निया डेजर्ट को ले सकते हैं, सदर्न अमेरिका के अमेज़न डेजर्ट को हम ले सकते हैं, एटाकामा डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट इसमें आता है, एशिया का अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डेजर्ट है। ये जो पांचों डेजर्ट एरियाज़ हैं जो उष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थल हैं, एटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और अरेबियन तथा थार डेजर्ट, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जलवायु और जो धरातलीय स्वरूप हैं वो जीवन के लिए डिफ़िकल्ट हैं, लाइफ सस्टेनेंस के लिए डिफ़िकल्ट हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर लैंड कंडीशंस ऐसी हैं कि रेतीले या चट्टानी प्रदेशों में कृषि कार्य करना मुश्किल है। उसके साथ साथ ही तापमान बहुत ऊंचे हो जाते हैं, दिन में वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत अधिक है जो कि फसलों की ग्रोथ के लिए नुकसानदायक है। इसी के साथ साथ जल उपलब्धता भी बहुत सीमित है। तो इन सभी कारणों से इन गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि का विकास एवं कृषि करना या कृषि क्रिया बहुत डिफ़िकल्ट है और इसलिए जोनासन ने इन गर्म मरुस्थलों को उष्ण एवं उपोष्ण मृत प्रदेशों की श्रेणी में रखा। उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश एवं भूमध्य सागरीय
प्रदेश। जो मेडिटेरेनियन रीजन था या जो टेम्परेट जोन के जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो कि सेंट्रल ग्लोब पे जिनकी सेंट्रल लोकेशन है। यहाँ के टेम्परेचर्स ना तो बहुत अधिक होते हैं, ना यहाँ की विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं। कोल्ड विंटर्स हैं और हॉट समर्स हैं, बट टेम्परेचर्स ना तो बहुत ठंडे होते हैं ना तो बहुत गर्म होते हैं। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य आसानी से होता है और विभिन्न प्रकार की फसलें और विभिन्न प्रकार के शस्य उगाए जा सकते हैं। यहाँ पे दो फसलें आराम से की जा सकती हैं, रबी एवं खरीफ की फसलें। ये क्षेत्र विश्व के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में भी आते हैं, जहाँ पे कि जनसंख्या का अधिक निवास है। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश हैं, ये एग्रीकल्चरल जोन्स हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि प्रेरी रीजन एक वीट एरिया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपने साइट्रस फ्रूट्स के कारण जाना जाता है और अलग अलग तरह के कमर्शियल क्रॉप्स का भी इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, विभिन्न प्रकार के पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल प्रदेश हैं। जो चौथा उन्होंने वृहद प्रदेश लिया वह था ध्रुवीय मृत प्रदेश। दोनों ध्रुवों पर क्योंकि वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से नीचे रहते हैं और ये पूरे वर्ष हिमाच्छादित क्षेत्र रहते हैं। एंटार्क्टिका का रीजन, अलास्का का एरिया, ग्रीनलैंड का एरिया, साइबेरिया का एरिया या कनाडा का एरिया, ये सारे एरियाज़ वर्ष में 9 से 10 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं और ध्रुवीय प्रदेश तो पूरे वर्ष ही बर्फ़ से ढके क्षेत्र रहते हैं। और इतनी ठंड के कारण यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी बहुत सीमित है। वर्षा भी ज़्यादातर हिमपात के रूप में होती है। तो इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ का जो गर्मी का जो मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वो भी बहुत छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है, 30 से 60 दिन की ग्रीष्म ऋतु, जिसमें भी तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाते। तो ऐसी जलवायु कंडीशंस में बहुत लिमिटेड क्रॉप्स ही यहाँ पर उगाए जा सकते हैं, वो भी स्पेशल कंडीशंस के अंतर्गत। इसलिए जॉनसन ने जो पोलर रीजन्स हैं उनको ध्रुवीय मृत प्रदेश कहा, क्योंकि ये लाइफ सस्टेनेंस के लिए और एग्रीकल्चर के लिए डिफ़िकल्ट जोन्स थे। तो इस तरीके से जॉनसन ने पूरे वर्ल्ड को 4 वृहद प्रदेशों में डिवाइड किया और फिर इन 4 वृहद कृषि प्रदेशों के मध्य उन्होंने 3 संक्रमण कृषि प्रदेश भी सीमांकित किए और कहा कि ये जो संक्रमित प्रदेश हैं इनमें दोनों तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। इनका जो पहला संक्रमित कृषि प्रदेश था वह था उष्णकटिबंधीय जीवंत प्रदेश और उपोष्ण कटिबंधीय मृत प्रदेश का संक्रमण क्षेत्र। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास का वह क्षेत्र है जहां मानव ने अपने साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट से भूमि को कृषि के अंतर्गत ले लिया है। इरिगेशन प्रोवाइड करके इन क्षेत्रों को कृषि अंतर्गत लिया गया है और यहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है।
दूसरा जो संक्रमण जोन है वो उपोष्ण मध्य प्रदेश और उपोष्ण कटिबंधीय जीवंत प्रदेश का संक्रमण प्रदेश। यहाँ भी अपनी नॉलेज, अपने साइंटिफिक रिसर्च और मैकेनाइजेशन के थ्रू जो लैंड थी कृषि के लिए अनअवेलेबल थी, या जो कंडीशंस कृषि के लिए अनअवेलेबल थी, उनको साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू कृषि के अंतर्गत लिया जा रहा है और कृषि उत्पादन किया जा रहा है। तीसरी संक्रमित जोन थी उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश और ध्रुवीय मृत प्रदेश का संक्रमण क्षेत्र। इन सभी तीनों संक्रमित क्षेत्रों में मानव ने अपने साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट्स किए हैं, उनके थ्रू इन ट्रांजिशनल जोन्स में वह एग्रीकल्चर कर रहा है और उसने इन एरियाज़ को एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट किया है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शस्यों का उत्पादन किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके, उसके लिए इन क्षेत्रों को यूज़ किया जा रहा है कृषि का विकास करके। तो ये थे जॉनसन के कृषि प्रदेश सीमांकन। जॉनसन डिवाइडेड द वर्ल्ड on the basis of climatic conditions into 4 major zones and 3 transitional zones. Amongst the 4 major zones, the 2 zones were life-sustaining zones and 2 zones were the zones where the temperatures were either too hot or too cold, water availability was difficult, and therefore life sustenance and growing of crops was difficult. So agriculture is difficult in 2 zones and agriculture is easy in the other 2 zones. And besides these 4 zones, Jonasson also considered the transitional zones between these 3 zones as possible agriculture development areas. So today we studied the agriculture regionalization by Jonasson. Thank you.